हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9th का भूगोल का अध्याय 1 देख रहे थे। भारत की आकार एवं स्थिति को देख रहे थे। उसके अंतर्गत हम लोग अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के विषय में काफ़ी कुछ अध्ययन कर चुके हैं। उसके आगे हमने कहा था कि हम लोगों को अक्षांश और देशांतर रेखाओं को जानने के बाद कुछ चीज़ों को अब डिसाइड करना है, यानी कि भारत की स्थिति को देखना है कि भारत ग्लोब पर कहाँ स्थित है। तो हम लोगों को कुछ चीज़ें फैक्ट्स कुछ हम लोगों को कंफर्म है, जानकारी है कि हम लोग जानते हैं कि भारत के विषय में कि भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। यह भारत की अक्षांशीय स्थिति है। अक्षांशीय स्थिति है। लेकिन अगर देशांतरीय स्थिति की बात करें तो वह पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। गोलार्ध में अवस्थित है। यह भारत की देशांतरीय स्थिति है। देशांतरीय स्थिति है। अगर अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो भारत की संपूर्ण भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, यानी कि उत्तरी गोलार्ध से कितना 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध तक। और अगर भारत की देशांतरीय विस्तार की बात करें तो भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। यह भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति है। अब इसको हम लोगों को ग्लोब पर देखना है कि ग्लोब पर भारत कहाँ स्थित है। यही कारण है कि हम लोग अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का संपूर्ण अध्ययन किए कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। इसके पिछले जो वीडियो हमने भेजा है आप लोगों को, इसके अंतर्गत आप लोगों ने देख चुके हैं। अब हम लोगों को ग्लोब पर यह देखना है कि भारत की स्थिति और विस्तार क्या है। तो इसको देखते हैं, इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं। अगर हम भारत की स्थिति और विस्तार की बात करें तो हमने ग्लोब को कल खोल करके पढ़ाना प्रारंभ किया था कि देखिए ये अब हम डायरेक्ट कहें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सारी चीज़ें की चर्चा हम कर चुके हैं। तो इसके अधीन हम लोग जो भी हम बात करेंगे वह खुल करके नहीं, बल्कि यहाँ पर जैसे कि हमने 0 डिग्री देशांतर रेखा या कहें कि ग्रीनविच रेखा को खींच लिया। ये ग्रीनविच रेखा हो गई। अब यहाँ पर ग्रीनविच रेखा के विषय में काफ़ी चीज़ें हम बता चुके हैं, अन्य चीज़ें बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम कहें कि यह क्या है, विषुवत वृत्त है। विषुवत वृत्त है। तो हमने कल कहा था आपसे कि जो विषुवत वृत्त होती है, पीछे की क्लासों में हम बता चुके हैं कि जो विषुवत वृत्त होती है पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। इसको उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं और इसको दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। यह उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। ये पश्चिम है। दूसरा नंबर की जो मुख्य देशांतर रेखा है या फिर हम कहें कि जो ग्रीनविच रेखा है वह भी क्या करती है, पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। एक को हम लोग जो पूरब की तरफ है उसको पूर्वी गोलार्ध के नाम से जानते हैं और जो पश्चिम में है उसे पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। अब भारत की अभी हमने जो देखा कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वह देशांतरीय विस्तार किधर है, तो उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में इसमें है। और इसके अंतर्गत जब हम देशांतरीय विस्तार की बात कर रहे थे तो देशांतरीय विस्तार के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे कि पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। हमने कल आप लोगों को देशांतरों को डिवाइड करके बताया था कि कितने देशांतर, यानी कि पूरब में कितने हो सकते हैं, 180 डिग्री, यानी 180 देशांतर रेखाएं हो सकती हैं एक एक अंश पर खींची गई। जो देशांतर रेखाएं होती हैं कितनी हो सकती हैं, 180। और इधर पश्चिमी गोलार्ध में भी कितनी हो सकती हैं, 180। यह भी क्या है, एक एक डिग्री पर खींची गई हैं। और भारत की देशांतरीय विस्तार की बात करें तो देखिए इसको हम नाप करके नहीं बनाए हैं
और जो भी भारत का देशांतरीय विस्तार की हम बात करें, चाहे अक्षांशीय विस्तार की बात करें, तो हम यहाँ पर स्केल से माप करके नहीं बनाए हैं, बल्कि आपको समझाने के दृष्टिकोण से ऐसे ही बना करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि डायग्राम में यानी कि ग्लोब पर हमारी भारत की स्थिति क्या होगी। तो अभी हमने देखा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार हम तय कर लेते हैं और इस पर लगभग में मान लेते हैं। अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, यह हमारा क्या है, यह अक्षांशीय विस्तार है। तो सपोज कीजिए कि यह 0 डिग्री देशांतर 0 डिग्री अक्षांश वृत्त है, जिसे हम लोग भूमध्य रेखा के भी नाम से जानते हैं, और यह 37 डिग्री, तो हम एक कल्पना कर लेते हैं, मान लेते हैं, यह थोड़ा सा छोटा या बड़ा, हम मान लेते हैं कि यह 37 डिग्री यहाँ तक आएगा, 37 डिग्री यहाँ तक आएगा और 8 डिग्री यहाँ तक आएगा। सपोज हमने माना है, हमने नापे नहीं है इसको, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि हम माप नहीं रहे हैं, क्योंकि केवल समझाने के दृष्टिकोण से कि ग्लोब पर भारत की स्थिति कहाँ होगी, उस दृष्टिकोण से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें तो अभी हमने देशांतरीय विस्तार के अंतर्गत क्या देख रहे थे, देशांतरीय विस्तार के अंतर्गत देख रहे थे कि भारत का 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक, ये हमारी देशांतरीय विस्तार है। यानी यह देशांतरीय विस्तार है और ये अक्षांशीय विस्तार है। तो हमने अक्षांशीय विस्तार के लिए एक मान रख लिया कि नहीं, इतने से इतने के बीच में हो सकता है, हमने मापा नहीं। और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री की मतलब अगर हम करें तो 68 डिग्री यहाँ पर आ गया और 97 डिग्री यहाँ पर आ गया। तो अब हमारा भारत का एक्चुअल पोजीशन क्या होगा, देखिए देशांतर, ये देशांतर है, ये 68 डिग्री का देशांतर है, ये 97 डिग्री का देशांतर है, ये 8 डिग्री का है और ये 37 डिग्री का है, सॉरी यह क्या है, 37 डिग्री का है। और भारत की जो स्थिति है यहीं पर है। तो भारत को हम अगर नक्शा बनाते हैं, थोड़ा सा टाइम विलंब होगा, ये हमारा भारत का स्थिति है, यानी ग्लोब पर हमारा भारत यहीं पर स्थित है। हमने माप करके नहीं बनाए, ऐसे बनाए हैं। और अगर कहें तो देशांतरीय विस्तार के रूप में कहें तो देशांतरीय विस्तार के रूप में हम लोग देख रहे थे यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट, ये देशांतरीय विस्तार है। अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट। ये हमारा भारत का ग्लोब पर स्थिति है, यानी ग्लोब पर हमारा भारत यहीं पर स्थित है। अब हम लोग देखते हैं कि इसके साथ ही कि कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम लोगों ने देखा कि 23.5 डिग्री, यानी यहाँ से देखते हैं कि जो अक्षांश रेखा होता है और जो 23.5 डिग्री यानी 23 डिग्री 30 मिनट की जो रेखा होती है, जिसे हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, वह कहाँ से, भारत के मध्य से होकर के गुजरती है, भारत के मध्य से होकर के गुजरती है, भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। तो ये है आपका कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा जो भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। उसी तरह से हमने बताया कि पूरी पृथ्वी को, जो ये पूरी पृथ्वी है, उसको 24 टाइम जोन में बांटा गया है, 24 मानक समय में बांटा गया है, मानक समय में बांटा गया है।
तो यह जो 24 मानक समय में बांटा गया है, तो एक मानक समय हमारे भारत में भी पड़ता है, भारत की भूमि में भी पड़ता है, जो कि क्या है, जिसे हम लोग भारतीय मानक यामयोत्तर रेखा के नाम से जानते हैं। भारतीय मानक यामयोत्तर के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग IST कहते हैं। इसका फुल फॉर्म हमने कल बताया था कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है। इसको भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, ये 68 डिग्री 7 मिनट की देशांतर रेखा है, ये 97 डिग्री 25 मिनट की रेखा है। तो ये जो हमारा भारतीय मानक समय का जो देशांतर होगा वह होगा 82 डिग्री 30 मिनट की रेखा होगा। और हम अंदाज से ही लगा रहे हैं, तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं यहाँ पर कि 82 डिग्री 30 मिनट, और यहाँ से एक इस तरह से खींचना प्रारंभ करते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, 82 डिग्री 30 मिनट, जिसको हम लोग IST के नाम से जानते हैं। और भारत का यही ग्लोब पर एक्चुअल पोजीशन है, और भारत की अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार यही है। कर्क रेखा के विषय में कहा जाए तो कर्क रेखा हमने बताया था कि भारत के मध्य से होकर गुजरती है, भारत की भूमि को 2 बराबर भागों में बांट देती है, यह कर्क रेखा है। उसके बाद यह भारत का मानक समय है। अब भारत को लेते हैं कि भारत की यह स्थिति ग्लोब पर स्थिति है। अब भारत को हम सीधा उठाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग देखिएगा, उसके बाद पेन पेपर लेकर के बैठेंगे तो इसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, जानने का प्रयास कीजिएगा। इतनी बार हो जाएगा कि याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, आप लोग को स्वतः याद हो जाएगा। अब हम कहें तो भारत को पूरा संपूर्ण मैप लेते हैं, संपूर्ण मैप लेते हैं, भारत का संपूर्ण मैप लेते हैं। इधर नीचे ज़्यादा ले जाएंगे तो शायद हो सकता है कि वो वीडियो में कट जाए। कोशिश तो कर रहे हैं कि इतने पर रखें। देख लेते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है कैमरे में। लगभग आ रहा है, लगभग आ रहा है। या फिर दूसरा बनाते हैं छोटा थोड़ा सा, क्योंकि नीचे वाला कटने की संभावना है, नीचे नहीं लिख पाएंगे, नीचे वाला कट रहा है। छोटा ही बनाते हैं। केवल समझने के दृष्टिकोण से है और कोई बात नहीं है। भारत की तरह लगना चाहिए। हाँ, चलिए काम चलाऊ हो गया है। अगर भारत की हमने अभी ग्लोब पर देखा तो अक्षांशीय विस्तार के लिए देखा कि 37 डिग्री 7 मिनट, उसके बाद ये देखा कि 4 डिग्री 8 डिग्री 1 मिनट, उसके बाद यहाँ पर देखा 97 डिग्री 25 मिनट, उसके बाद यहाँ पर देखा 68 डिग्री, ये छोटा छोटा होना चाहिए, 68 डिग्री ये 6 होगा, 68 डिग्री 7 मिनट। ये हमारा देशांतरीय विस्तार की बात करें और ये हमारा
अक्षांशीय विस्तार की बात करें। अगर कर्क रेखा की बात करें तो वह भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, यानी यहां से गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से कौन कौन से राज्यों से होकर के गुजरती है? तो नंबर 1 गुजरात से होकर के गुजरती है। गुजरात की बात करें, 8 राज्यों का एकदम सीरियल से इसको याद कीजिएगा। गुजरात, 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 राजस्थान, राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा, और उसके बाद मिजोरम, मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8, यह है सीरियल से है। यानी कि हमारा जो कर्क रेखा है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ रहे थे कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है, तो वह किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है? तो वह 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। वह 8 राज्य कौन कौन से हैं? एकदम सीरियल से याद कीजिएगा। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। यहीं से हमारा कर्क रेखा होकर के गुजरती है। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर सीरियल से याद करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन बनता है और हमेशा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। अगर कहें तो सर्वाधिक, यानी कि किन क्षेत्रों से सर्वाधिक कर्क रेखा गुजरती है, तो मध्य प्रदेश से सर्वाधिक गुजरती है, जबकि राजस्थान से सबसे कम कर्क रेखा गुजरती है। कम क्षेत्रों से होकर के गुजरती है। अभी हमने एक और चर्चा किया था कि 82 डिग्री 30 मिनट की चर्चा किया था, और वह क्या थी? वह हमारा IST थी। देखिए, न तो नाप करके हमने इसको बनाया है और ना ही मैप को बनाया है, ना ही माप करके इसको बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर समझने के दृष्टिकोण से IST यानी भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय, समय इसी को कहा जाता है। और यह किन किन, यह भी कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? यह 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? तो पहला है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, उसके बाद उड़ीसा है, उड़ीसा है, और उसके बाद है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो हमारा जो IST है, भारत का जो IST है, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट की रेखा है, वह कहाँ से होकर के गुजरती है? तो वह 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो ये हो गया कर्क रेखा, और ये हो गया हमारा IST, ये होगा हमारा अक्षांशीय विस्तार, और ये हो गया हमारा देशांतरीय विस्तार। उसके बाद हम चलते हैं कि अन्य चीज़ों को देखते हैं कि भारत में कहाँ क्या है। तो देखिए, भारत में 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। अगर हम पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में, अगर हम पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। अगर हम पूरब में बात करें, पूरब में तो सॉरी पूरब, हाँ सॉरी, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। अगर हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में क्या है? तो हिंद महासागर है। ज़्यादा नीचे लिखेंगे तो कट सकता है, हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। उसके बाद भारत में 2 द्वीप हैं,
जिसको एक का नाम है लक्षद्वीप और दूसरे का नाम है अंडमान एवं निकोबार द्वीप। तो भारत की अगर दोनों द्वीपों की बात करें तो बंगाल की खाड़ी यानी कि भारत के पूरब में जो बंगाल की खाड़ी अवस्थित है उसमें क्या है, उसमें अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। ठीक उसी प्रकार से भारत के पश्चिम में हम बताएंगे यह मलबार तट है। मलबार तट के पश्चिम में एक और समुद्री द्वीप है जिसको जो अरब सागर में अवस्थित है। यह क्या है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप छोटे छोटे द्वीपों का समूह है जिसको हम लोग लक्षद्वीप, ये क्या है, क्या लक्षद्वीप। ये हो गया अंडमान एवं निकोबार, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह, और ये हो गया लक्षद्वीप समूह। तो यह देखिए कि भारत में जो भारत की स्थिति की बात की है हमने, आकार की बात की है, उसी के हिसाब से बता रहे हैं। अगर भारत की संपूर्ण भारत की अगर यहाँ से यहाँ तक अगर लंबाई की बात करें तो 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। तथा भारत की अगर चौड़ाई की बात करें तो भारत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। आप लोगों की किताब में भी यह मैप दिया है, उससे भी देखने का प्रयास कीजिए। दूसरा नंबर की इस पर समझने का प्रयास कीजिए कि भारत की दक्षिण से उत्तर तक अगर लंबाई की बात करें तो 3214 किलोमीटर। अगर हम पश्चिम से पूरब की ओर चौड़ाई की बात करें तो 2933 किलोमीटर। अगर भारत के क्षेत्र के संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा, भारत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। अगर हम कहें कि भारत की जो भूमि है जो कि जिसका क्षेत्रफल इतना है, तो यह विश्व के जितने भी क्षेत्रफल है उसका कितना परसेंट क्षेत्र रखता है, तो 2.4% रखता है, प्रतिशत रखता है। यानी विश्व का जितना क्षेत्रफल है, भारत कितना क्षेत्रफल में विस्तार है, भारत का कितना क्षेत्रफल में विस्तार है, तो 2.4% में इसका विस्तार है। ये हो गया क्षेत्रफल। ये हो गया भारत का विश्व के क्षेत्रफल में कितनी हिस्सेदारी है। अगर हम बात करें तो अन्य चीज़ों की बात करें, मैप तो भर रहा है, अन्य चीज़ों की बात करें तो इसके अंतर्गत अगर क्षेत्रफल हो गया, ये हो गया। अगर हम भारत की मुख्य भूमि की बात करें, जो ये मुख्य भूमि है जो तटीय क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर देखिए ये अरब सागर है, ये हिंद महासागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। तो मुख्य भूमि की बात करें तो मुख्य भूमि मुख्य भूमि की सीमा कितने किलोमीटर है, तो 15,200 किलोमीटर। सुनते रहिएगा, यहाँ पर लिखने का जगह नहीं था इसीलिए हमने लिखा नहीं कि भारत की मुख्य भूमि, यहाँ पर लिखते हैं भारत की मुख्य भूमि की सीमा कितना है, 15,200 किलोमीटर। अगर हम बात करें कि भारत का तटीय सीमा कितना है, तो भारत की तटीय सीमा है 7,000। भारत की तटीय सीमा, देख लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। भारत की तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर। यानी इसमें दोनों द्वीप यानी अंडमान और निकोबार दोनों द्वीप समूह शामिल हैं, और उस शामिल करते हुए उसकी भारत की तटीय सीमा कितनी है, तटीय सीमा कितनी है, तो सीमा कितना है, तो 7,516.6 किलोमीटर है। अगर केवल मुख्य भूमि की तटीय तट की बात करें तो ये कितना है, तो मुख्य भूमि का तट कितना है, मुख्य भूमि का अगर तट की बात करें तो वह है 6100
किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। तो इस प्रकार से अब स्पष्ट हो रहा है कि भारत की स्थिति क्या है, भारत की कितने स्थिति है। तो हम लोग अक्षांशीय विस्तार के रूप में देखा कि अक्षांशीय विस्तार कितना है, और उसके बाद देशांतरीय विस्तार के रूप में देखा। उसके बाद भारत के पूरब में जो बंगाल की खाड़ी है उसमें अंडमान एवं निकोबार समुद्री द्वीप है। उसके बाद भारत के पश्चिम में अरब सागर है, जो और अरब सागर में ही ये एक और समुद्री द्वीप है जिसे हम लोग लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भारत की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है तो 3214 किलोमीटर है। अगर हम पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर की बात करें, चौड़ाई की बात करें तो 2933 किलोमीटर है। अगर भारत में अगर हम कहें कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है, जो भारत की मुख्य भूमि को 2 बराबर भागों में बांट देती है, तो वह किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, तो वह 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरती है। उसके बाद हमने कहा कि IST की बात किया, भारतीय मानक समय की बात की, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसका फुल फॉर्म होता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात किया, वह भी 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, यानी उत्तर प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। हमारे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के मिर्जापुर क्षेत्र से होकर के यह गुजरती है। ये सब चीज़ें। उसके बाद अगर भारत की क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर भारत की मुख्य भूमि की सीमा की बात करें तो वह 15,200 किलोमीटर है। अगर भारत के तटीय सीमा की बात करें, जिसमें दोनों ही द्वीप, लक्षद्वीप की बात किया, अंडमान और निकोबार द्वीप की बात किया, अगर दोनों ही द्वीपों को शामिल करके बोले तो यह 7,516.6 किलोमीटर है। जबकि केवल मुख्य भूमि की सीमा की बात करें तो यह 6100 किलोमीटर है। तो इतना आप इधर कवर कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत के सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर इंडिकेट कर देते हैं, क्योंकि यह मैप भर चुका है, इसको पुनः बनाने की आवश्यकता होगी। तो पुनः हम जब बनाएंगे तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम इसको इतने पर ही छोड़ते हैं। इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं। इसको संपूर्ण रूप से मैप बना करके, एक बार मैप बना करके अगर पढ़ लेते हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। दूसरा नंबर की कभी इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग रख सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर पेन पेपर लेकर के इसको बना सकते हैं और बना करके इस सारी चीज़ों को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। तो इसके अंतर्गत हमारे भारत का ग्लोब में भारत का स्थिति क्या है, इसको हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भारत की अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, भारत की मुख्य भूमि की सीमा, उसके बाद क्षेत्रफल, विश्व में कितने क्षेत्रफल रखता है भारत, उसके बाद उसके 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। एक और चीज़ कि जब 3 तरफ से समुद्र घिरा हुआ है तो उसके उत्तर में क्या है, तो उसके उत्तर में हिमालय अवस्थित है। उसके उत्तर में हिमालय अवस्थित है। हिमालय अवस्थित है। हिमालय अवस्थित है। इसको लिखा होगा किताब में नवीनतम बलित पर्वत, नवीनतम बलित पर्वत। अब इसको हम यहाँ पर डिफाइन नहीं करेंगे, इसको हम दूसरे लेसन में डिफाइन करेंगे कि जो भारत के उत्तर में जो हमारा हिमालय है उसके विषय में क्यों कहा जा रहा है कि नवीनतम बलित पर्वत क्यों कहा जा रहा है। यहाँ पर डिफाइन करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। और जैसा कि हमने कहा कि जब तक से एक लेसन को बेहतर तरीके से नहीं पढ़ेंगे तब तक से दूसरा लेसन कंप्लीट नहीं होगा, तीसरा लेसन कंप्लीट नहीं होगा। यानी कि 5 लेसन है और 5 लेसन को आपको बेहतर तरीके से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि एक लेसन दूसरे लेसन के ऊपर निर्भर करता है। और जितना बेहतर तरीके से आप इस लेसन को पढ़ेंगे उतनी ही बेहतर तरीके से आपको न केवल लेसन तैयार होगा, न केवल आगे के लेसन पढ़ने में आपको मदद मिलेगा, बल्कि एक और काम होगा। क्योंकि हम लोगों का सबसे बेहतर चीज़ है कि हम लोग को मानचित्र भी समझना है। और देखिए, हो सकता है कि 9th क्लास में क्या होता है कि हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री को जब पढ़ते हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री से मैप उठाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन कोई खास नहीं होता है। लेकिन होता क्या है कि हम लोग 10th क्लास में हम लोग जानते हैं कि केवल भारत का मैप पूछता है, और उस समय भारत की संपूर्ण आँखों के सामने संपूर्ण भारत का मैप होना आवश्यक है।
क्योंकि आप लोग मैप जब सीखना प्रारंभ करते हैं, 9th क्लास के हैं आप लोग, स्टूडेंट हैं, और जब आप लोग मैप सीखना प्रारंभ करते हैं तो आप लोग समझ नहीं पाते हैं कि कैसे और कहाँ क्या हो रहा है। तो वैसे हालात में आप लोगों को बहुत ट्रबल क्रिएट होता है। और यहाँ से अगर फर्स्ट लेसन से ही समझना प्रारंभ करते हैं कि यह भारत है और भारत के उत्तर में क्या है, उसके बाद दक्षिण में क्या है, उसके पश्चिम में क्या है, उसके पूरब में क्या है, भारत की क्षेत्रफल क्या है, यहाँ से संपूर्ण रूप से भारत को यदि समझना प्रारंभ करते हैं तो इस बात में संदेह नहीं कि आपका न केवल आपका लेसन कंप्लीट होगा, लेसन तैयार होगा, बल्कि आपका जो मानचित्र है, मानचित्र भी तैयार होना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे मानचित्र पर तो हम लोग दर्शाने के लिए देते हैं कि भारत के मानचित्र पे कर्क रेखा को दर्शाइए, तो इस समय तो देखिए जो मार्केट में मैप आ रहा है उसमें कर्क रेखा शो करके देता है, तो कोई खास चीज़ नहीं होता है उसमें, आप लोग जान जाते हैं। लेकिन IST की बात करें, भारतीय मानक समय की बात करें, तो यह दर्शित करने के लिए दिया जाता है, यहाँ से भी दर्शित आप कर सकते हैं। उसके बाद ये कर्क रेखा है। दूसरा नंबर की संपूर्ण रूप से भारत को समझेंगे तो देखिए अब हम कर्क रेखा पर कितने राज्य होंगे, तो 8 राज्य होंगे। उसके बाद 82 डिग्री वाली जो रेखा है जिसको हम लोग IST के नाम से जानते हैं, यह किन किन राज्यों से होकर के गुजर रही है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उसके बाद ओडिशा और उसके बाद आंध्र प्रदेश से। यहाँ से क्लियर हो रहा है कि कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है। यही नहीं, देखिए जब हम लोग 10th क्लास में जब पढ़ेंगे तो 10th क्लास में हम लोग कर्क रेखा को एक इंडिकेशन मानते हैं, और इंडिकेशन इसलिए मानते हैं कि जैसे हम एक उदाहरण के रूप में कह रहे हैं, इसको पढ़ाना अभी नहीं है। अगर हम लोग कोयला की बात करें, झारखंड के कोयला क्षेत्र की बात करें, चाहे हम लोग पश्चिम बंगाल के कोयला क्षेत्र की बात करें, चाहे MP की कोयला की बात करें, चाहे मैगजीन की बात करें, तमाम तरह के जो खनिज संसाधन है, और जब खनिज संसाधन हाई स्कूल में पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं? इसीलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि उनका भारत का मैप कंप्लीट नहीं होता है। अगर यहाँ से फर्स्ट लेसन से ही भारत के मैप को कंप्लीट करते चलेंगे, उसके स्टेट का जानकारी रखते चलेंगे, तो नो डाउट आपको मैप में भी उतना ही आसानी समझ में आएगा जितना कि इस लेसन को समझने में आसान लग रहा होगा। तो कोशिश कर रहे हैं कि फिर से ये अगली बार मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।